हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपनी एकलव्य एकेडमी मेरठ परिवार में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्जाम हमारा बहुत जल्दी होने वाला है, तो बच्चों की डिमांड थी कि मैम 125 क्वेश्चन वाली श्रृंखला करा दीजिए, मॉडल पेपर करा दीजिए। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए और एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने 125 क्वेश्चन की सीरीज तैयार की है, जिसमें आपको पीवाईक्यू देखने के लिए मिलेंगे और जो हमारी ब्रांचेस की बुक है उनसे आप हमने क्वेश्चंस उठाए हुए हैं। साथ ही साथ हमने बेसिक से भी लिए हुए हैं क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन बेसिक से भी आ जाते हैं और हमें फिर वहाँ कंफ्यूजन होता है, इजी समझकर हम इन पर ध्यान नहीं देते हैं। साथ के साथ कुछ हमारे अपने बनाए हुए क्वेश्चन है जो हमने श्रृंखला में एकत्रित किए हुए हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और डेली अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए अपना सीरीज स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में हम ये 125 वाले क्वेश्चंस की श्रृंखला कराते रहेंगे। साथ के साथ जो हमारा चल रहा था, जो हमने हर ब्रांच से क्वेश्चन उठाए हुए थे, वो भी हमारा साथ के साथ चलता रहेगा। ठीक है, तो आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या रहेगा। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है शरीर के आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला पदार्थ है। क्वेश्चन दिया है कि शरीर की आंतरिक जो इंटरनल क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित मतलब कंट्रोल करने वाला कौन सा पदार्थ है। तो हमें बताना है। इसमें ऑप्शन दिया है, क्या वसा है, विटामिन है, फास्फोरस है या प्रोटीन है। तो जो शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है वो होता है हमारा विटामिन। ठीक है, और जो विटामिन की खोज की थी वो की थी फंक ने। फंक ने विटामिन की खोज की थी। साथ ही साथ विटामिन जो होता है एक काम क्या करता है ये, कि एक तो ये आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। इसके साथ साथ इसको निर्माणात्मक तत्व भी कहा जाता है। विटामिन जो होता है ये निर्माणात्मक तत्व भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसे वृद्धि तत्व भी कहा जाता है। ये आपसे पूछ लिया जा सकता है कि निर्माणात्मक तत्व किसे कहा जाता है या फिर वृद्धि तत्व किसे कहा जाता है। और ये जो हमारा विटामिन होता है ये शरीर की उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म क्रियाओं में क्या करता है, हेल्प करता है, सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो बच्चों हम याद रखेंगे, अगर विटामिन की बात कही जाए तो विटामिन की खोज किसने की थी, फंक ने की थी। विटामिन जो होता है ये आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला पदार्थ है। साथ के साथ आप याद रखेंगे ये जो विटामिन होता है ये निर्माणात्मक तत्व भी कहा जाता है, इसे वृद्धि तत्व भी कहा जाता है। और जो शरीर की उपापचय क्रियाओं में क्या करता है, ये हेल्प करता है, सहायता प्रदान करता है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे विटामिन के बारे में हो गया। जो इतनी बातें हैं जिन्हें हम याद रखेंगे और इनसे अलग अलग से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि विटामिन के बारे में क्या क्या है। इसकी खोज फंक ने की थी, उपापचय क्रियाओं में सहायक होता है। साथ ही साथ क्या होता है, ये निर्माणात्मक तत्व है, शरीर के निर्माण करने में सहायक होता है। और क्या होता है, ये एक वृद्धि तत्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरिंग, मैक्रल, सालमन और सार्डिन मछलियों में पाए जाते हैं। ये क्या है, मछलियों के नाम है। एक हेरिन है, मैक्रल है, सालमन है, सार्डिन है और मछलियां। ठीक है, ये मछलियों के नाम है। तो ये पाए जाते हैं, ये किस में पाए जाते हैं, क्या विटामिन ए में पाए जाते हैं, बी में पाए जाते हैं, के में या ई में। तो ये जो मछलियां होती हैं ये विटामिन ई में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं, विटामिन ई में पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, विटामिन ई। और ये क्या है, प्राणी जगत से प्राप्त होती है, प्राणी स्रोत है ये। ठीक है, और इसके साथ आप याद रखेंगे ये जो विटामिन होता है इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं।
ठीक है। विटामिन ई जो होता है इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। अगर विटामिन ई की कमी हो जाए शरीर में, स्त्री या पुरुष में विटामिन ई की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है, बांध्यता हो जाती है। ये बात हो गई। दूसरी बात है, इस विटामिन ई को बांझपन रोधी विटामिन बी कहा जाता है। ठीक है। अगर विटामिन ई की बात करें, इन मछलियों में क्या पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन ई को ही ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। अगर स्त्री पुरुष में इसकी कमी हो जाए तो बांध्यता नाम की बीमारी हो जाती है। इस विटामिन की कमी से बांझ रोधी इसे बांझ रोधी विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है। यहाँ विटामिन ए की बात हुई है, तो विटामिन ए जो होता है इसकी कमी से रतौंधी हो जाता है, आंखों का रोग है। विटामिन बी से बेरी बेरी हो जाता है। विटामिन के की कमी हो जाए तो क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जम पाता, जिससे ब्रेन हेमरेज होने की संभावना हो जाती है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, विटामिन ई। नेक्स्ट है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। कौन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। इन्होंने खाद्य वर्ग की अनुशंसा की है। डॉक्टर स्वामीनाथन ने कितने खाद्य वर्गों की अनुशंसा की है, तो कितने की है, उन्होंने 11 की है। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, 11 की है। 11 में देखो क्या किस किस की होती है। फर्स्ट होता है अनाज, दालें। थर्ड होता है तिलहन व गिरियां। फोर्थ होता है फल। फिफ्थ है सब्जियां। सिक्स होता है हमारा अंडे व अंडे युक्त पदार्थ। सेवंथ है दूध व दूध से बनी खाद्य सामग्री। और क्या हो जाएगा, एक मांस मछली हो जाएगा, मांस मछली हो जाएगा। और है वसा व तेल। और हो जाएगा हमारा शक्कर व स्टार युक्त पदार्थ। 11 हो जाएगा मिर्च मसाले। तो डॉक्टर स्वामीनाथन की बात करें तो उन्होंने कितने खाद्य वर्ग बताए हैं, उन्होंने 11 बताए हैं। और इनके नाम भी पूछ लिए जा सकते हैं कि क्या इनकी ये खाद्य वर्ग में आते हैं या नहीं आते, तो हमें इनके नाम भी याद रखने पड़ेंगे। पहला है अनाज है, दालें हैं, तिलहन है, फल है, सब्जियां हैं, अंडे हैं, अंडे से बने हुए पदार्थ हैं, दूध है, दूध से बनी हुई खाद्य सामग्री है, मांस मछली है, साथ के साथ वसा और तेल है, एंड शक्कर इससे युक्त पदार्थ है, और मिर्च मसाले। इस तरह से उन्होंने 11 इनकी क्या की है, खाद्य वर्गों में इनकी एक सूची बनाई है। तो आप इसका आंसर याद रखेंगे, कितने हैं ये खाद्य वर्ग, 11 हैं, और ये 11 के नाम हो गए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है त्वचा झुर्रियों युक्त तथा उसका रंग क्या है, पीला। तो ये लक्षण जो होता है, ये सिम्टम होते हैं, ये क्या प्रदर्शित करते हैं, हमें बताना है। जो त्वचा है वो क्या होगी, है झुर्रियां पड़ गई हैं, झुलस गई है, और उसका रंग कैसा हो गया है, पीला हो गया है। तो ये जो लक्षण है ये क्या प्रदर्शित करते हैं, तो देखो ऑप्शन में क्या दिया है,
क्या कुपोषण करते हैं, अल्पोषण करते हैं, गरिष्ठ भोजन, या इनमें से कोई नहीं। अगर इस टाइप के सिम्टम हमारे बॉडी में दिख रहे हैं, हमारी स्किन पे दिख रहे हैं, तो ये जो लक्षण होते हैं ये कुपोषण के होते हैं। ठीक है, ये जो कुपोषण होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा अति पोषण और दूसरा होता है हमारा अल्प पोषण। अति पोषण में क्या होता है, अगर आपने अपने भोजन में पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा ले ली है तो आप क्या हो जाएंगे, अति पोषण के शिकार हो जाएंगे। इसी के विपरीत अगर आपके भोजन में पोषक तत्वों की कमी हो जाए या आपने किसी प्रकार के पोषक तत्व अपने भोजन में नहीं लिए हैं तो क्या होगा, आप अल्प पोषण के शिकार हो जाएंगे। और इन दोनों ही परिस्थितियों में क्या होता है, व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। ठीक है, तो ये लक्षण किसके हैं, कुपोषण के हैं। कुपोषण भी टू टाइप्स का होता है, एक अल्पोषण होता है, एक अतिपोषण। और दोनों ही कंडीशन अगर व्यक्ति में देखी जाती हैं, किसी में अल्पोषण है किसी में अतिपोषण है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, वो आता है हमारा कुपोषण के अंतर्गत। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है दूध व दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, दूध व दूध से निर्मित क्या है, भोज्य पदार्थ है। साथ के साथ मांस है, मछली है, अंडा है, दालें हैं, चना है, सोयाबीन है, सूखी सेम है, मटर है, मूंगफली है, तिलहन है, अनाज है, मेवे हैं, ये आदि होते हैं। तो ये जो हमारे भोज्य पदार्थ हैं ये क्या होते हैं, किसकी श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन दिया है शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ है, ठीक है, ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ है, सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ है, या फिर क्या है, इनमें से कोई भी नहीं। तो ये जो हमारे पदार्थ होते हैं ये किसके स्रोत होते हैं, ये प्रोटीन के स्रोत होते हैं। प्रोटीन के स्रोत होते हैं और प्रोटीन का जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है, शरीर के निर्माणात्मक भोज्य पदार्थों के रूप में हम उन्हें ग्रहण करते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और विकास प्रोटीन से ही होता है। और आप याद रखेंगे प्रोटीन की जो खोज की थी, प्रोटीन की खोज किसने की थी, मुल्डर ने की थी। ठीक है, प्रोटीन की खोज मुल्डर ने की थी। प्रोटीनों का जो निर्माण होता है वो अमीनो एसिड से मिलकर होता है और जो ये अमीनो एसिड्स होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो हम याद रखेंगे जहां ये सारे भोज्य पदार्थ आते हैं, दूध, दूध से बनी खाद्य सामग्री, मांस मछली, अंडा हो गया, सोयाबीन हो गया, ठीक है, सूखी मटर, मूंगफली, ये सब क्या है, प्रोटीन के स्रोत हैं और इनका मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर का निर्माण करना, शरीर की वृद्धि करना। ठीक है, इसके साथ ही जो प्रोटीन होता है इसका जो आविष्कार है, इसकी जो खोज की थी वो मुल्डर ने की थी। और जो ये प्रोटीन होता है ये अमीनो अम्ल के द्वारा बने हुए हैं और ये जो अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो एसिड जो होते हैं, ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ऊर्जादायक जो भोज्य पदार्थ होते हैं, शरीर को ऊर्जा कौन प्रदान करता है, वसा एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये हो गए हमारे ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ। अब पूछा है सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ, तो ये हो गए हमारे विटामिन एंड क्या हो गया, खनिज लवण। तो निर्माणक कौन हो गया, हमारा प्रोटीन हो गया। प्रोटीन के स्रोत आपको क्वेश्चन में दिए हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए। ऊर्जादायक हमारा वसा कार्बोहाइड्रेट हो गया। प्रोटीन की बात करें तो ये आपको कितनी देती है कैलोरी, 4.1 कैलोरी देती है ना ये आपको। कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिलती है, सेम मिलती है। वसा की बात करें तो 9.0 कैलोरी जो होती है वो किसकी होती है, वसा की होती है। सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ की बात करें तो ये कौन से होते हैं, विटामिन होते हैं, खनिज लवण होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ फर्स्ट, शरीर निर्माण भोज्य पदार्थ है ये हमारे, और ये सब जो है प्रोटीन के स्रोत हैं। नेक्स्ट है 1 से 3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष, किसकी बात की है, जो बच्चे 1 से 3 वर्ष के हैं और दूसरा क्या है जो 4 से 6 वर्ष के हैं। बालक के लिए आईसीएमआर के द्वारा कितनी कैलोरी ऊर्जा दैनिक निर्धारित की गई है। तो जो हमारे आईसीएमआर द्वारा निर्धारित की गई है, जो 1 से 3 साल के बच्चे हैं और जो 4 से 6 साल के बालक के लिए है, तो उन्होंने बताया है 1200 से 1500 कैलोरी जो है ये आईसीएमआर ने निर्धारित की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है
जल द्वारा पकाने की विधि को कितने भागों में बांटा गया है? क्वेश्चन पूछा है कि जो जल द्वारा पकाने की विधि है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो उसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। किसमें? एक तो होता है उबालना, फिर है धीरे धीरे उबालना, और धीमी आग पर पकाना। ठीक है, ये भोजन पकाने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, क्योंकि इस विधि के द्वारा भोजन में जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट नहीं होते, तथा उनमें भरपूर मात्रा रहती है पोषक तत्वों की। तो जल द्वारा पकाने की विधि की बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा गया है: उबालना, धीरे धीरे उबालना, और धीमी आग पर पकाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, नीचे के बर्तन में पानी डालकर तथा ऊपर छलनी पर कोई कपड़ा बांधकर खाद्य पदार्थ को रखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मतलब नीचे एक बर्तन पे हमने पानी भर दिया, उसके तली में हमने पानी भर दिया, और उस पे छलनी रख दी, कोई कपड़ा बांधकर हम क्या कर रहे हैं? खाद्य पदार्थ को पका रहे हैं। तो ये कौन सी विधि है? क्या वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि है? क्या वाष्प द्वारा पकाने की अप्रत्यक्ष विधि है? क्या जल द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि है, या फिर जल द्वारा पकाने की अप्रत्यक्ष विधि है? तो आप याद रखेंगे, अगर हमने नीचे बर्तन की तली में पानी भरा है और ऊपर उसके छलनी लगा दी और कपड़े में बांध के हम किसी खाद्य पदार्थ को पका रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? ये वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि है। आपको पता है कि जो ये मोमोज आजकल जो खाते हैं सब लोग, या फिर जो हम ढोकला बनाते हैं, ये वाष्प द्वारा प्रत्यक्ष विधि के द्वारा ही बनाया जाता है। स्टीम के द्वारा हम क्या करते हैं? अपने भोज्य पदार्थ को पकाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, प्राणिज भोज्य पदार्थों और वानस्पतिक भोज्य पदार्थ द्वारा प्राप्त होते हैं। प्राणिज भोज्य पदार्थ और वनस्पति भोज्य पदार्थ द्वारा क्या प्राप्त होते हैं? ऑप्शन दिया है, क्या खनिज लवण प्राप्त होते हैं, ठीक है, क्या वसा होते हैं, क्या प्रोटीन होते हैं, या विटामिन होते हैं? ठीक है, तो प्राणिज भोज्य पदार्थ और वनस्पति भोज्य द्वारा जो प्राप्त होते हैं बच्चों, ये सभी जो होते हैं, इसका एक और ऑप्शन होना चाहिए, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, तो ये जो प्राणी भोज्य पदार्थ और वनस्पति भोज्य पदार्थों से जो प्राप्त होते हैं, ये हमारे खनिज लवण भी प्राप्त होते हैं, वसा भी प्राप्त होती है, प्रोटीन भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भोज्य पदार्थों में मिलावट से होता है। अगर हमारे भोजन में मिलावट कर दी जाए तो क्या होता है? क्या सुपोषण हो जाएगा? सुपोषण आपको नाम से ही समझ आएगा। सुपोषण है मतलब उसमें क्या है? जो हमारे पोषक तत्व हैं, जितने हमें अपने पोषक तत्वों की डिमांड होती है वो क्या है? उसमें सम्मिलित है। सु मतलब सम्मिलित है। नेक्स्ट है कुपोषण। उसके बाद दिया है स्वस्थ जीवन। तो अगर हमारे भोज्य पदार्थों में मिलावट कर दी जाए तो क्या हो जाता है? व्यक्ति को कुपोषण हो जाता है। अब मिलावट की बात कर ले तो क्या होता है? आजकल जो सरसों का तेल है उसमें क्या करते हैं? आर्जिमोन का तेल मिला देते हैं। साथ ही साथ क्या करेंगे? धान की भूसी का तेल मिला देंगे, दूध में सिंथेटिक दूध मिला देंगे, पाउडर का दूध मिला देंगे। तो इस तरह से जो दुकानदार होते हैं वो अपने लालच की वजह से उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? उसमें मिलावट कर देते हैं, और जिससे क्या होता है? व्यक्ति के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, और वो क्या होता है? कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है, भूंजने तथा सेकने का प्रयोग किस विधि द्वारा किया जाता है? भूंजने और सेकने का प्रयोग किस विधि के द्वारा किया जाता है? क्या जल द्वारा पकाने की विधि के द्वारा किया जाता है, वाष्प द्वारा पकाने की विधि के द्वारा किया जाता है, चिकनाई द्वारा, या वायु के द्वारा? ठीक है, भूंजने या सेकने की बात करें तो ये जो हम भुट्टा है, कॉर्न जो आता है हमारा, इसे हम क्या करते हैं? भूज से और सेकते हैं। तो ये जो क्रिया होती है ये किसके द्वारा होती है? ये होती है वायु द्वारा पकाने की विधि। इसमें जो गर्म वायु होती है इसके द्वारा क्या होता है? हम खाद्य पदार्थ को भूजते हैं और सेक के अपने खाद्य पदार्थ को पकाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, वायु द्वारा पकाने की विधि। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में शुक्राणु की वृद्धि 40 डिग्री से नीचे क्या होती है? अगर जो हमारा फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, उसमें शुक्राणु की वृद्धि 40 डिग्री से नीचे हो जाए तो क्या होता है?
जो हमारे जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी वृद्धि रुक जाती है, या इतने टेम्परेचर से नीचे आने पर वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो क्या होता है, हमारा जो भोजन होता है वो सड़ने से बच जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। अगर रेफ्रिजरेटर में 40 डिग्री टेम्परेचर से नीचे क्या होगा, जो जीवाणु की वृद्धि है वो रुक जाएगी, वो वृद्धि नहीं कर पाएंगे, और वो क्या कहते हैं, हमारे भोज्य पदार्थ जो है सड़ने से बच जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट है, अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं। अंडा और जो दूध है ये कितने टेम्परेचर पर सुरक्षित रहते हैं, तो आप याद रखेंगे 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो क्या होते हैं, ये अंडा और दूध होते हैं, ये सुरक्षित रहते हैं। इससे जब नीचे टेम्परेचर आता है तो क्या होता है, जो ये जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, इनकी क्या होती है, वृद्धि रुक जाती है और वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने भोज्य पदार्थ को सड़ने और घुसने से बचा लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट है, बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। आप याद क्या रखेंगे, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, नहीं है। बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए जो हम प्रिजर्व करते हैं उसके लिए क्या आवश्यक नहीं है। पहला दिया है, फलों की बोतलों का पर्याप्त रूप से गर्म करना। ठीक है, फलों की जो बोतल है हम उन्हें गर्म कर लें पहले। फिर है, उसमें निहित वायु को निकालकर सील बंद कर देना। ठीक है, ऐसा हम कर देंगे तो नमी नहीं आएगी बिल्कुल। दूसरा है, धीरे धीरे पकाना। और नेक्स्ट है, उसमें सांद्र गंधक का अम्ल मिलाना। तो अगर हम बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण की, उनको प्रिजर्व करने की बात करें तो हम क्या करते हैं, उसमें सांद्र अम्ल का मिलाना ये आवश्यक नहीं होता। इसके साथ ही साथ हम याद रखेंगे, फलों के रस में क्या मिलाया जाता है, फलों के रस में सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है। ठीक है, फलों के जैम में, फलों से जो हम जैम बनाते हैं उसमें क्या मिलाया जाता है, साइट्रिक एसिड मिलाया जाता है। क्वेश्चन हमसे पूछा था, बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है, तो उसमें सांद्र गंधक मिलाना, अम्ल मिलाना आवश्यक नहीं है। और ये दो बात हम याद रखेंगे, नोट डाल के आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए अपनी डायरी में, कि फलों के रस में हम क्या मिलाते हैं, सोडियम बेंजोएट मिलाते हैं, और फलों के से जो हम जैम बनाते हैं उसमें क्या मिलाते हैं, उसको जमाने के लिए साइट्रिक अम्ल मिलाते हैं। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है, भंडार गृह में नमी होने पर डब्बों को रखने से पूर्व क्या करना चाहिए। जो भंडार गृह है, जो स्टोरेज होम होते हैं, उनमें डब्बों को रखने से पूर्व क्या करना चाहिए। देखो ऑप्शन में दिया है, डब्बों को तेल में डुबोकर उसे फिर यूं ही रखना चाहिए, डब्बों को पानी में रखना चाहिए, डब्बों को गर्म जल में रखना चाहिए, या फिर तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए। तो बच्चों क्या करना चाहिए, स्टोरेज में रखने से पहले डब्बों को एक तेल युक्त कोई कपड़ा ले, तेल में कोई कपड़ा डिप करें, ठीक है, और उसके जो बोतल होती है, वो डब्बा होता है, उसके चारों तरफ रगड़ दें। उससे क्या होगा कि जो भी बाहर का मॉइस्चर है, जो भी कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी जीवाणु जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें प्रवेश नहीं कर पाते, उसी में किसी भी प्रकार की नमी जो है वो अंदर नहीं आ पाती। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तेल युक्त वस्त्र को उसके चारों तरफ क्या करेंगे, रगड़ देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ। नेक्स्ट है, स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। जो हमारी स्ट्रॉबेरी होती हैं, चेरी होती हैं, उनसे जैम बनाया जाता है। तो उनको जमाने के लिए क्या करने के लिए, उनको जमाने के लिए क्या किया जाता है, ये पूछा है। क्या नमक मिलाया जाता है, नींबू का रस मिलाया जाता है, गंधक मिलाया जाता है, या आलू मिलाया जाता है। तो इनके जैम को जमाने के लिए हम नींबू का रस मिलाते हैं। ठीक है, और नींबू का रस ना हो तो हम क्या मिलाएंगे, साइट्रिक एसिड मिलाएंगे, या फिर टार्ट्रिक टार्ट्रिक अम्ल मिलाएंगे।
जैम और जेली को जमाने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि वो जेली या जैम तभी जमेगा जब हम उसमें साइट्रिक अम्ल मिलाएंगे या फिर टार्टरिक अम्ल मिलाएंगे। और अगर ये दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, घरेलू तौर पे नींबू का रस उसमें मिला देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो जैम है वो अच्छी तरह से जम जाएगा। इसका राइट आंसर हो गया सेकेंड। नेक्स्ट है, बाल कल्याण सेवाओं में स्वास्थ्य निरीक्षक, जन स्वास्थ्य नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी के संपर्क स्थापित करने में किसका सहयोग प्रमुख होता है। क्वेश्चन में पूछा है जो बाल कल्याण सेवाएं हैं, जो बच्चों के जीवन के लिए काम कर रही हैं, उनके कल्याण के लिए जो सहयोग प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, सेवाओं में जो स्वास्थ्य निरीक्षक, जन स्वास्थ्य नर्सें हैं, चिकित्सा अधिकारी हैं, तो चिकित्सा अधिकारी के संपर्क स्थापित में किसका सबसे ज्यादा सहयोग प्रदान होता है। ऑप्शन दिया है अचंदकारी का, सहायक नर्स मिडवाइफ एएनएम का, ठीक है, पशु चिकित्सा पदाधिकारी का या कृषि पदाधिकारी का। तो हम याद रखेंगे जो ये सहायक नर्स मिडवाइफ होती हैं, इनका सबसे ज्यादा सहयोग होता है, क्योंकि ये व्यक्तियों से क्या है, डायरेक्ट मिलती हैं, प्रत्यक्ष इनका संबंध होता है। जो जगह जगह पर ये कैंप लगते हैं, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ये वहां पे मौजूद होती हैं और जनता से सीधा संपर्क करती हैं। तो सबसे ज्यादा जो सहयोग मिलता है वो मिलता है सहायक नर्स एंड मिडवाइफ का। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है, वायरस द्वारा शिशुओं में होने वाला सामान्य छूत है। वायरस, जो विषाणु द्वारा शिशुओं में होने वाला जो सामान्य छूत है वो कौन सा है। क्या मीजल्स है, ठीक है, क्या जर्मन मीजल्स है, चिकन पॉक्स या चेचक है। तो कौन सा है, ये हमारे सारे ही जो हैं ये हमारे क्या है, विषाणु द्वारा फैलने वाले रोग हैं। और जो ये होते हैं वायरस द्वारा शिशुओं में होने वाले क्या है, ये छूत है। ठीक है, मीजल्स क्या है, मीजल्स हमारा खसरा है, ठीक है, और इसके विषाणु का क्या नाम है जिसकी वजह से ये फैलता है। इसके विषाणु का नाम है पॉलीनोसा मार्विलोरम। ठीक है, ये इसका विषाणु है जिसकी वजह से क्या होता है, मीजल्स खसरा हो जाता है, इसका संक्रमण फैलता है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के शरीर पे लाल लाल दाने हो जाते हैं, नुकीले दाने हो जाते हैं। ये एक संक्रामक खतरनाक बीमारी है और जो इसके विषाणु का नाम है वो है पॉलीनोसा मार्विलोरम। ठीक है, और ये उसके बाद दिया है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स क्या है, छोटी माता है, छोटी माता है, इसके जो विषाणु का नाम है वो है वेरिसोला। ये क्या होता है, व्यक्ति की श्वास तथा छींक के द्वारा व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसके जो विषाणु होते हैं, इसके जो वायरस होते हैं वो व्यक्ति के शरीर में क्या है, श्वास तथा छींकों के द्वारा प्रवेश कर जाते हैं और संक्रमण फैला देते हैं। इसके वायरस का नाम है वेरिसोला। ठीक है, ये चेचक है, चेचक जो है इसके विषाणु का नाम है वेरिओला, जिसकी वजह से क्या होता है, चेचक जैसी बीमारी हो जाती है, संक्रमण हमारे शरीर में हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगर मीजल्स की बात करें, खसरा, तो हम इसके विषाणु का नाम याद रखेंगे पॉलीनोसा मार्बिलोरम। चिकन पॉक्स की बात करें, छोटी माता, ठीक है, मैं इसका नाम यहाँ पे भी लिख देती हूँ, चिकन पॉक्स। और नेक्स्ट है हमारा, ये था चेचक, ये इसके विषाणु का नाम था वेरियोला। नेक्स्ट है, डिप्थीरिया के परिणाम है। डिप्थीरिया के क्या सिम्टम होते हैं, क्या परिणाम है। फर्स्ट दिया है, बेसली के कारण गले में क्या होता है, एक भूरी झिल्ली बन जाती है, हृदय एवं गुर्दों को प्रभावित करता है, टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने से क्या हो जाता है, लकवा होने की कंडीशन हो जाती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो है
उपरोक्त सभी। डिप्थीरिया जो हो जाता है हमारे शरीर में, इससे क्या हो जाता है, एक हमारे गले में भूरी झिल्ली बन जाती है, हृदय और गुर्दे हमारे प्रभावित होते हैं, टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने से क्या होता है, लकवा जैसी कंडीशन पैदा हो जाती है। इसके जो जीवाणु का नाम होता है कि किसकी वजह से ये फैलता है, जीवाणु का नाम है कोरिनो बैक्टीरियम डिप्थीरी। ठीक है, किसकी वजह से फैलता है, ये जीवाणु की वजह से फैलता है, जिसका क्या नाम है, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी इसके जीवाणु का नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। डिप्थीरी के क्या परिणाम होते हैं, तो भूरी झिल्ली बन जाती है, हृदय गुर्दे को प्रभावित करते हैं, साथ ही साथ क्या होते हैं, स्नायु तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है, जिससे कि लकवा होने की कंडीशन पैदा हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, और इसके जो जीवाणु का नाम है वो है कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी। नेक्स्ट है कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। अब ये जो कुष्ठ रोग होता है ये भी क्या है, एक संक्रामक रोग है। क्या है ये, एक संक्रामक रोग है। ठीक है, या तो आपसे पूछ लिया जाएगा कुष्ठ रोग, अगर कुष्ठ रोग ना हो तो क्या होगा, हेनसेन होगा इसका नाम। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन या तो हेनसेन के नाम से आ जाए या कुष्ठ रोग के नाम से आ जाए, बात दोनों की एक ही है। तो इसमें देखो क्या होते हैं इसके लक्षण, संवेदन की अनुभूति का समाप्त हो जाना, नेक्स्ट है नाड़ियां बढ़ जाना, कोमल हो जाना, त्वचा पर बड़ी ग्रंथियां व फोड़े हो जाना। तो इसमें क्या होता है, ये सारे जो लक्षण होते हैं ये हमारे कुष्ठ रोग के ही होते हैं, कि जो संवेदन की जो अनुभूति होती है वो एकदम समाप्त हो जाती है, कि हम कहीं उस पार्ट को दबाएं तो उसमें कुछ भी फील नहीं होता, कुछ भी संवेदना नहीं होती, नाड़ियों का बढ़ जाना है, कोमल हो जाना, साथ के साथ क्या होता है, त्वचा पर बड़ी ग्रंथियां तथा फोड़े हो जाते हैं। और ये जो कुष्ठ रोग होता है इसके जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम। ठीक है, इसके जो जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम है, या तो ये हेंसेन के नाम से आपसे पूछ लेगा या कुष्ठ रोग के नाम से पूछ लेगा। तो यहाँ जो इसके लक्षण है ये सभी हैं, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है मलेरिया होता है। मलेरिया किससे होता है, तो मलेरिया जो होता है मादा मच्छर होती है एनाफ्लीज जिसका नाम है, इसके काटने से होता है, और ये क्या कहती है, मनुष्य के शरीर में रक्त के द्वारा संक्रमण को फैलाती है ये। ठीक है, और ये जो क्यूलेक्स होता है, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से क्या होता है, फाइलेरिया नाम का रोग हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा था मलेरिया होता है तो किससे होता है, अगर मादा मच्छर जो है एनाफ्लीज के काटने से मलेरिया होता है। क्यूलेक्स पूछे आपसे तो आप बताएंगे क्यूलेक्स के मच्छर के काटने से क्या हो जाएगा, फाइलेरिया हो जाता है। नेक्स्ट है पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग कौन सा है, जो क्या है पशुओं से मनुष्य में पहुंच रहा है। ऑप्शन दिए हैं, क्या हाइड्रोफेबिया है, रेबीज है, मियादी बुखार है, यकुआ है। तो आप याद रखेंगे पशुओं से जो मनुष्य में पहुंचता है ये हाइड्रोफोबिया होता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को पानी से डर लगता है, अगर कोई पागल कुत्ता व्यक्ति को काट ले तो उससे क्या होगा, वो हाइड्रोफोबिया का शिकार हो जाएगा, और क्या होगा, जल से डरने डरने लगेगा। इसके बचाव के लिए आप क्या करेंगे, एंटी रेबीज का टीका लगवाएंगे। ठीक है, इसके बचाव के लिए किसका टीका लगाया जाता है, एंटी रेबीज का टीका लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ फर्स्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आहारीय चिकित्सा का उद्देश्य नहीं है। आहारीय चिकित्सा जो होती है इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है पूछा है हमसे। ठीक है, पहला दिया है पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए क्या करना है, सरल सौम्य और सुपाच्य आहार प्रदान करना है। ठीक है, पाचन तंत्र को उसका डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हुए क्या करना है, सरल सौम्य सुपाच्य आहार प्रदान करना है, और रोगाणुवस्था में उच्च पोषण स्तर की निरंतर आपूर्ति करनी है। थर्ड दिया है शरीर के प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम प्रदान करना है।
ठीक है, तो ये जो होते हैं आहार्य चिकित्सा उद्देश्य जो होते हैं, ये हमारे तीनों ही होते हैं कि उसको देखते हुए हमें सरल सौम्य और सुपाच्य आहार देना चाहिए। वो किस प्रकार का रोगी है, उसकी रोग की अवस्था क्या है, उसको देखते हुए उसे उच्च पोषक स्तर प्रदान करने चाहिए। साथ ही साथ उसके शरीर के प्रभावित अंगों को पर्याप्त क्या करना चाहिए, विश्राम देना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। आहार्य चिकित्सा के उद्देश्य क्या हो गए, ये सारे ही हमारे आहार्य चिकित्सा का उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है उच्च प्रोटीन युक्त आहार में प्रतिदिन प्रोटीन देना चाहिए। उच्च प्रोटीन जो युक्त आहार है उसमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए, कितनी मात्रा प्रोटीन की देनी चाहिए, तो आप याद रखेंगे 100 से 125 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन व्यक्ति के आहार में देनी चाहिए। नेक्स्ट है ज्वर से पीड़ित वयस्क व्यक्ति के आहार में कितने कैलोरी देनी चाहिए। ज्वर से पीड़ित है, उसको बुखार हो गया है, तो उस समय क्या होता है, उसकी ऊर्जा की बहुत ज्यादा ह्रास होता है, उसकी ऊर्जा का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, तो उसमें क्या होता है, कैलोरी की मात्रा बढ़ जाती है। तो कितनी देनी चाहिए उस टाइम पे, उसको 2700 कैलोरी देनी चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होते हैं। ये जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है ये कहाँ होते हैं, क्या मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में होते हैं, क्या मानव शरीर के प्रजनन तंत्र के अतिरिक्त अन्य भाग में होते हैं, दांत में होते हैं, या किसी में भी नहीं होते। तो ये अर्धसूत्री जो कोशिका विभाजन होता है ये मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में होते हैं। ठीक है, और जो ये अर्धसूत्री विभाजन होता है ये एक प्रकार का कोशिका विभाजन है जो क्या है, यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक प्राणियों में लैंगिक प्रजनन के लिए सहायक होता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे अर्धसूत्री विभाजन जो होता है एक प्रकार का कोशिका विभाजन है, और ये जो यूकैरियोटिक प्राणी होते हैं उनमें लैंगिक प्रजनन के लिए सहायक होता है। यहाँ पूछा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट कि मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में ये होते हैं। नेक्स्ट है मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाया जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है। जो क्या है, मस्तिष्क और रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली जो ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है। ऑप्शन दिया है, क्या स्नायु ऊतक कहलाता है, ऐच्छिक कहलाता है, पेशीय कहलाता है, या उपकला कहलाता है। तो हम याद रखेंगे ये स्नायु ऊतक कहलाता है। ठीक है, स्नायु ऊतक को ही हम क्या कहते हैं, वसीय ऊतक कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में जो अस्थि मज्जा होती है, बोन मैरो जो होती है, ये एक प्रकार के ऊतक होते हैं। और ये अस्थि मज्जा जो बोन मैरो होती है वो टू टाइप्स की होती है, टू टाइप्स की होती है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा क्या है, दो प्रकार की होती है। एक होता है इसमें लाल मज्जा, और सेकंड होता है इसमें पीला मज्जा। ठीक है, जो इसमें लाल मज्जा होता है इसमें क्या पाया जाता है, हमारी आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं, साथ ही साथ क्या होता है इसमें प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, अगर हम पीले मज्जा की बात करें तो इसमें क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, और क्या होते हैं, वसीय ऊतक होते हैं। ये जो वसीय ऊतक होते हैं इनको ही क्या कहा जाता है, स्नायु ऊतक कहा जाता है। अब यहाँ हमसे पूछा था कि मस्तिष्क और रीढ़ रज्जु में पाए जाने वाली जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम स्नायु ऊतक, वसीय ऊतक कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, ये हमारे बोन मैरो के दूसरे पार्ट, मतलब जो पीली मज्जा होती है उसमें पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट है
अस्थि पंजर का कौन प्रमुख भाग नहीं है? अस्थि पंजर मतलब हो गया जो हमारा कंकाल तंत्र है, इसका जो प्रमुख भाग है वो कौन सा नहीं है? ऑप्शन में दिया है सिर है, धड़ है, अंगरांग है या फिर रक्त कण है। तो अगर हम अस्थि पंजर अपने कंकाल तंत्र की बात करें तो इसका जो भाग नहीं है वो रक्त कण है, क्योंकि ये जो रक्त कण होते हैं ये हमारे रुधिर में पाए जाते हैं। रुधिर जो होता है हमारे शरीर में, जो रक्त होता है उसमें 3 कण पाए जाते हैं, एक आरबीसी पाई जाती है और एक डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, इसके साथ साथ क्या पाया जाता है, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा था क्या नहीं है, तो वो नहीं है हमारा रक्त कण, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट है मेरुदंड कोष, पसलियां तथा उरोस्थी है। ये जो मेरुदंड कोष है, पसलियां हैं, उरस्थी है, ये क्या है? क्या खोपड़ी है, धड़ की अस्थियां हैं, हाथ पांव की अस्थियां हैं, या कोई भी नहीं है? तो मेरुदंड कोष, पसलियां, उरोस्थी की बात करें तो ये हमारी धड़ की अस्थियां होती हैं। ठीक है, ये जो खोपड़ी होता है, मस्तिष्क की जो हड्डियां, खोपड़ी मस्तिष्क में जो हड्डियां होती हैं उसमें क्या होता है, हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, खोपड़ी की हड्डियों में हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। ठीक है, और ये जो होती है हमारी उरोस्थी, उरोस्थी जो होती है, उरोस्थी की सहायता से ये जो हमारी पसलियां होती हैं ये क्या करती हैं, हमारे वक्ष पंजर मतलब हमारे ये जो चेस्ट होता है इसका निर्माण करती हैं, और इसी में क्या होता है, हमारा हृदय और फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। और ये जो पसलियों की संख्या होती है ये होती है मानव शरीर में 24। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सेकेंड। नेक्स्ट है स्वस्थ शरीर में पेशियां सदा ही थोड़ी क्या होती हैं, कसावट की स्थिति में रहती हैं ताकि प्रत्येक समय क्रिया के लिए तत्पर रहें, यह तत्परता कहलाती है। हमारे स्वस्थ मानव शरीर है उसमें जो पेशियां हैं वो सदा क्या रहेंगी, तनी हुई रहेंगी, एकदम कसी हुई रहेंगी, जिससे कि क्या है, जो क्रिया है वो सुचारू रूप से चली रहे, उसमें किसी प्रकार की रुकावट ना आए। तो ये क्या कहलाती है, क्या पुट्टे कहलाती है, मसल टोन कहलाती है, अलका अल्ना टोन कहलाती है, कोई भी नहीं कहलाती। तो आप याद रखेंगे अगर ऐसी कंडीशन है तो ये मसल टोन कहलाती है। ठीक है, ये एकदम कसावट, एकदम तनी हुई रहती है, जिसकी वजह से निरंतर कार्य करती रहती है, किसी भी प्रकार की थकान नहीं होती। तो ये जो कहलाती है हमारी मसल टोन होती है। नेक्स्ट है वैसी पेशियां जो क्या है, नितंब का मांसल भाग बनाती हैं। ठीक है, और फीमर से जुड़कर नितंब जोड़ का फैलाव करती हैं, वे क्या कहलाती हैं? ऐसी पेशियां जो नितंब का मांसल भाग बनाती हैं, साथ ही क्या करती हैं, फीमर से जुड़कर नितंब जोड़ का फैलाव करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? क्या ट्राइसेप्स कहलाती हैं? ठीक है, क्या बाइसेप्स कहलाती हैं, ग्लूटेल कहलाती हैं, या हेमस्ट्रिन कहलाती हैं? तो ये जो होती हैं ये हमारी ग्लूटियल कहलाती हैं, और ये भी क्या है, 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है हमारा ग्लूटियल मैक्सिमस, एक होता है हमारा ग्लूटियल मीडियस, और होता है हमारा ग्लूटियल पेशी। तथा इसके यहाँ राइट आंसर हो गया हमारा ग्लूटियल। और ग्लूटियल जो होता है 3 प्रकार की होती है, एक मैक्सिमस होती है, एक मीडियस होती है, और एक क्या होती है, ग्लूटियल पेशी होती है। नेक्स्ट है पसलियों के बीच में स्थित जो पेशियां उसे श्वसन के लिए ऊपर उठाती हैं वो कहलाती हैं। जब हमारी श्वसन की क्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, फैलना और सिकुड़ने की प्रक्रिया होती है, तो जो इसे ऊपर उठाती हैं वो क्या कहलाती हैं? क्या इंटरकोस्टल कहलाती हैं, मध्य पट कहलाती हैं, अनुप्रस्थ कहलाती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो ऊपर उठाती हैं पेशियां ये क्या कहलाती हैं, ये इंटरकोस्टल कहलाती हैं। और जिनका काम क्या होता है, जब श्वसन की क्रिया चल रही होती है तो जो फैलने और सिकुड़ने में जो सहायता प्रदान करती हैं यही पेशियां करती हैं। ये जो पेशियां होती हैं ये हमारी पसलियों में छोटी छोटी एक समूह के रूप में होती हैं, और इनकी संख्या होती है 22। ठीक है, 22 छोटी छोटी पेशियों का समूह होता है जो हमारे पसलियों में पाया जाता है, और ये क्या करती हैं, श्वसन क्रिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ऊपर उठाने का जो काम करती हैं वो इंटरकोस्टल ही करती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है
प्रति घन मिमी रक्त में लाल, किसकी बात की है? आरबीसी की बात की है। लाल रक्त कणिकाओं की संख्या होती है। तो आपको पता है कि लाल रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है? 50 लाख होती है। ठीक है, और जो इसका निर्माण होता है वो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण की बात करें तो ये हमारे अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। और इनका जो जीवन चक्र होता है, आरबीसी का जो जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल जिसे कहेंगे, ये होता है 120 दिन का। और ये आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है बच्चों, ये बात तो हो गई हमारी आरबीसी की। और डब्ल्यूबीसी की अगर संख्या पूछी जाए, जो हमारी ये श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, ये होती हैं 6000 से लेके कितनी? 10,000 तक। ठीक है, इनकी संख्या होती है हमारी 6000 से लेके 10,000 तक। और अगर प्लेटलेट्स की बात करें तो इनकी संख्या होती है 2 लाख से लेके 5 लाख प्रति मिमी होती है। ठीक है, यहां हमसे लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पूछी थी तो कितनी होती है? 50 लाख होती है। आरबीसी की, वो डब्ल्यूबीसी की कितनी होती है? 6000 से 10,000 होती है। और प्लेटलेट्स की होती है 2 लाख से 5 लाख तक। यह राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, रक्त पट्टिकाओं का कार्य क्या है? ये जो रक्त पट्टिकाएं होती हैं, इनका प्रमुख काम क्या होता है? क्या चोट लगने पर रक्त को जमाना होता है? चोट लगने पर दर्द होना होता है? या स्पर्श करने पर गुदगुदी होना होता है? या पसीना निकलना होता है? तो आप याद रखेंगे, ये जो रक्त पट्टिकाएं होती हैं, इनका जो प्रमुख कार्य है वो है चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाना। ठीक है, अगर इनकी संख्या कम हो जाती है हमारे शरीर में तो क्या होता है? जहां जिस भाग पे, जिस अंग पे शरीर में चोट लगी हुई होती है, वहां पे क्या होता है? सूजन हो जाती है। तो रक्त पट्टिकाओं का मुख्य कार्य हो गया शरीर में चोट लगने पर उसको जमाना, रक्त का थक्का जमाना। नेक्स्ट है, अमाशय के पीछे तथा उदर के ऊपरी बाएं कोने में जो बड़ी क्या है? लसिका ग्रंथि के समान होता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन पूछा है, अमाशय के पीछे उदर के ऊपरी बाएं कोने में जो एक बड़ी लसिका ग्रंथि होती है, ग्रंथि के समान होती है, उसे क्या कहते हैं? तो आप याद रखेंगे, उसे तिल्ली कहते हैं, या ये प्लीहा भी कहा जाता है, इसे इंग्लिश में इसे स्प्लीन कहते हैं। ठीक है, ये जो प्लीहा होता है, इसमें ही क्या होता है? जो हमारी डब्ल्यूबीसी है, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, और क्या है? प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स जो होती हैं, उनका जो स्टोरेज होता है वो हमारे प्लीहा में ही होता है। ठीक है, किसका? डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स क्या होती हैं? स्टोर होती हैं। प्लीहा में ही हमारी डब्ल्यूबीसी, ये जो होती है श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट स्टोर होती हैं। और डब्ल्यूबीसी का, इसमें आरबीसी क्या होता है? जो हमारी आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिकाएं हैं, उनका रिसाइकल जो होता है वो क्या होता है? प्लीहा में ही होता है। ठीक है, रिसाइकल कहाँ होता है? इसका सॉरी, लाल रक्त कणिकाओं का रिसाइकल कहाँ होता है? प्लीहा में ही होता है। इसलिए इसी वजह से इस प्लीहा को आरबीसी, लाल रक्त कणिकाओं का क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान, कब्र गृह भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लो इसे, कि आरबीसी का कब्रिस्तान, कब्र गृह जो होता है वो कौन होता है? वो हमारा ये प्लीहा ही होता है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आप इसके साथ याद रखेंगे। और नेक्स्ट है, वैसा तंत्र जो भोजन का अवशोषण कर
उसे रक्त कोशों के लिए उपयोगी बनाता है, उसे क्या कहते हैं? ऐसा तंत्र है जो भोजन का अवशोषण कर उसे रक्त कोशों के लिए उपयोगी बनाता है, तो वो कौन सा होता है? वो होता है हमारा पाचन तंत्र। ठीक है, कौन सा तंत्र है? पाचन तंत्र है। और इसमें इस क्रिया में जो मुख्य भूमिका होती है, देखो पहले नंबर पे क्या होता है? अंतःग्रहण होता है। हम क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं। उसके बाद क्या होता है? पाचन होता है। देन क्या होता है? अवशोषण होता है, एब्जॉर्वेशन होता है। नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है वो होता है स्वांगीकरण। इसके बाद होता है मल त्याग। तो इस प्रकार से हमारे भोजन की जो पाचन क्रिया है वो चलती है। सबसे पहले हम भोजन ग्रहण करते हैं, फिर उसका पाचन होता है, फिर उसका अवशोषण होता है, देन स्वांगीकरण होता है और लास्ट में मल त्याग होता है। तो यहाँ क्वेश्चन हमसे भोजन के अवशोषण का पूछा था, तो पाचन तंत्र हो गया। पाचन तंत्र में जो मुख्य भूमिका होती है, ठीक है, इसमें जो अमाशय होता है, अमाशय में हमारा जो भोजन है वो 4 से 5 घंटे के लिए रुकता है, वहां स्टे होता है। उसके बाद क्या है? जो हमारा भोजन जिसका पाचन हुआ है वो छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत में जो बचा हुआ खाद्य पदार्थ है, जितनी भी क्रियाएं हैं वो ज्यादातर हमारी पाचन की वो होती है छोटी आंत में ही पूरी होती है। इसके बाद जो बचे हुए भोजन को रक्त में के द्वारा प्रभावित किया जाता है, यही क्रिया क्या कहलाती है? अवशोषण कहलाती है। जो हमारे भोज्य पदार्थ है हमने उनको ग्रहण कर लिया, उनका पाचन हो गया। अब पाचन होने के बाद उनको रक्त में परिवहन कर दिया गया, और तो ये जो क्रिया कहलाती है क्या कहलाएगी? अवशोषण की कहलाएगी। ठीक है, यहाँ इसका राइट आंसर हो गया हमारा पाचन तंत्र। नेक्स्ट है 6 महीने से 2 वर्ष के बीच के बच्चों की अस्थायी दांतों की संख्या होती है। किसकी पूछा है? अस्थायी पूछा है। तो आपको पता है मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत निकलते हैं। एक बार क्या होता है? अस्थायी दांत होते हैं, जिन्हें हम दूध के दांत भी कहते हैं। और दूसरे होते हैं हमारे स्थायी दांत। ठीक है, तो 6 महीने से लेके 2 वर्ष तक के बालक है, उसके अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होगी? 20 होगी। और टोटल दांतों की संख्या हमसे पूछी जाए तो कितनी होती है? 32 होती है। टोटल दांतों की संख्या। और 20 वर्ष की आयु में लगभग क्या हो जाता है? एक स्वस्थ व्यक्ति के मुख में कम से कम दोनों जबड़ों को मिला के कितने दांत हो जाते हैं? 28 दांत हो जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा था हमसे अस्थायी दांतों की संख्या। जो बच्चा 6 महीने का है, 2 वर्ष तक का है, तो उसके जो दांतों की संख्या होगी वो होगी 20। ठीक है, नेक्स्ट है क्यों 38। सबसे बड़ी ग्रंथि जिसका भार क्या है? 1.5 किलोग्राम तथा कोमल और लाल होता है। ठीक है, एक सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका भार क्या है? 1.5 किलोग्राम है, और वो क्या है? कोमल और लाल है, जो अमाशय के ऊपरी भाग में दाईं तरफ उदर पट के नीचे होता है। वो क्या कहलाता है? तो वो क्या होता है? हमारा यकृत होता है। और इसमें क्या होता है? पित्त रस का निर्माण होता है। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? हमारे यकृत में होता है। और ये 1.5 किलोग्राम का होता है, ये कोमल लाल होता है और अमाशय के ऊपरी तथा दाईं तरफ स्थित होता है। इसका आंसर हो गया यकृत। नेक्स्ट है एंजाइम जो पके स्टार्च को माल्टोज में बदलता है और लार में रहता है। वो एंजाइम हमें बताना है जो क्या करता है? पके स्टार्च में रहता है और माल्टोज में बदलता है, लार। ठीक है, लार में रहता है। तो लार में कौन सा रहता है? हमारा टाइलिन एंजाइम रहता है। ये जो टाइलिन एंजाइम होता है ये पके स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। और जो हमारी लार ग्रंथियां की संख्या होती है वो 6 होती है। और आपसे जोड़ों में पूछी जाए तो ये 3 जोड़ों में होती हैं। 3 जोड़ों में लार ग्रंथियां होती हैं, संख्या में 6 होती हैं। और ये जो एंजाइम पके हुए स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम कौन करता है? तो ये टाइलिन करता है। ठीक है, और ये जो पेप्सिन और रेनिन होते हैं ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? हमारे अमाशय में पाए जाते हैं। और क्या काम करते हैं? प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन पाचन में
ये दोनों एंजाइम ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जो प्रोटीन के पाचन का काम करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सेकंड। नेक्स्ट है, श्वसन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्या है गलत है। जो हमारा श्वसन तंत्र है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। नाक, ग्रसनी, कंठ, अगला दिया है श्वास नली, श्वसनी, फेफड़े, उपरोक्त सभी या कोई नहीं। तो बच्चों जो श्वसन तंत्र में निम्नलिखित होते हैं इनमें से कोई भी नहीं होता। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, कोई नहीं। देखो इसमें कौन कौन होता है। सबसे पहले क्या होती है, नासा, नाक होती है। फिर हमारा आता है नासा मार्ग, ठीक है। फिर होता है हमारा कंठ, फिर होता है हमारा स्वर यंत्र, उसके बाद क्या होती है हमारी श्वास नली। तो ये जो हमारे होते हैं श्वसन तंत्र के पार्ट होते हैं, सबसे पहले नासा होती है, फिर नासा मार्ग होता है, फिर कंठ होता है, फिर स्वरयंत्र होता है, देन हमारा श्वास नली होती है। तो ऑप्शन में कोई भी सही नहीं था, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया कोई नहीं। ठीक है, तो आप ये कहीं नोट डाउन कर लीजिए, ये हमारे श्वसन तंत्र के कितने भाग हो गए। नेक्स्ट है, श्वसन की क्रिया 1 मिनट में होती है। ये क्वेश्चन आपने पहले भी बहुत बार देखा होगा और बच्चे गलत कर देते हैं। वो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते कि श्वसन की क्रिया पूछी है, नाड़ी की गति पूछी है। अगर श्वसन की क्रिया आपसे 1 मिनट में पूछी जाए तो आप ऑप्शन देख के इसका राइट आंसर लगाना। यहाँ देखो दे रखा है 72 बार, 18 बार, 50 बार या कोई नहीं। ठीक है, जो इसकी एग्जैक्ट होती है वो होती है हमारी 15 से 20 मिनट। ठीक है, अब इसमें देखो ऑप्शन में क्या दिया है, 15 से 20 कहीं दिया नहीं है, इन दोनों के बीच का दिया है हमें 18। तो आप इनके बीच का ऑप्शन के हिसाब से यहाँ आंसर लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 18। यही आपसे क्या पूछा जाए, नाड़ी की गति पूछी जाए, नाड़ी की गति, तो वो होती है 1 मिनट में कितनी होती है, 72 बार। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया 72। श्वसन की क्रिया पूछी थी 1 मिनट में, तो हम बताएंगे 15 से 20 होती है, यहाँ ऑप्शन के हिसाब से हो गई 18। नेक्स्ट है, जब किसी कारण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, मतलब कोई रीजन होता है, कोई कारण होता है जब हमारी लंग्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है और क्या होता है ऊतक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या कहते हैं, क्या एस्फिक्सिया कहते हैं, क्या लकवा कहते हैं, बेरी कहते हैं या एनीमिया कहते हैं। जब ऐसी स्थिति हो जाए कि फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, उसकी वजह से क्या होता है ऊतकों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, अगर ऐसी स्थिति हमारे शरीर में पैदा हो जाए तो ये एस्फिक्सिया कहलाता है। ठीक है, किस नाम से पुकारेंगे हम इसे, एक्सपीसिया के नाम से। बेरी जो होता है ये विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, थायमिन की कमी से। और इसमें क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है लकवा होने की आशंका हो जाती है शरीर में। इसका राइट आंसर हो गया यहाँ फर्स्ट। नेक्स्ट है, माइक्रोवेव ओपन कुकर ओवन ओवन कुकर वैक्यूम क्लीनर कार्य सरलीकरण के हैं। ठीक है, तो क्या ये पुराने सामान है, नए क्रांतिकारी सामान है, गृहिणी को पीटने का सामान है, या कुछ भी नहीं है। तो ये जो माइक्रोवेव ओवन कुकर वैक्यूम क्लीनर है ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। कार्य को सरल तरीके से किया जाए, समय और ऊर्जा की बचत की जाए, इसलिए इन सामानों को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है आजकल के नए क्रांतिकारी सामान है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है, गृह सज्जा के विभिन्न अंग कौन नहीं है। तो देखो क्या पूछा है, गृह सज्जा जो हम होम डेकोरेशन करते हैं उसका अंग कौन सा नहीं है। फर्श पर अल्पना करना, मतलब रंगोली बनाना, दिवाली पर शादी विवाह के समय झाड़ियां बनाना, झाड़ियां लगाना, जो हम ये लाइटिंग वगैरह करते हैं, घरों तथा कमरों में भेड़ बकरियां रखना, रंग बिरंगे कागज पलटियों से घर को सजाना। तो ये देखो सारे काम करते हैं हम अपने घर में, रंगोली अल्पना भी बनाते हैं, जब शादी और दिवाली का टाइम होता है तो अपने घर को लाइटिंग करके सजाते हैं,
रंग बिरंगे कागज फूल पत्तियों से अपने घर में डेकोरेशन करते हैं। क्या नहीं करते, कौन सा अंग नहीं है? तो घरों में क्या है, और कमरों में भेड़ बकरियां नहीं रखते। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है, सजावटी नमूने में रचनात्मक नमूनों के किस भाग को सुंदर बनाया जाता है? ठीक है, ये जो सजावटी नमूने में रचनात्मक नमूने जो होता है उसमें किस भाग को सुंदर बनाया जाता है? क्या निचले भाग को बनाया जाता है, भीतरी भाग को, ऊपरी भाग को, या किसी भाग को? नहीं। अगर हमें रचनात्मक की बात की जाए तो वो हमारा आधार होता है। उस रचनात्मक के ऊपर ही हम डिजाइन बनाकर अपने वस्त्र को सुंदर और वस्तु को सुसज्जित बनाते हैं। तो अगर रचनात्मक की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपरी भाग को। ठीक है, रचनात्मक नमूने के किस भाग को सुंदर बनाया जाता है? तो आप याद रखेंगे ऊपरी भाग को सुंदर बनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है, पर्दा हमेशा लगाना चाहिए। जो हम अपने घरों में कर्टेन का यूज करते हैं वो किस तरह के लगाने चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन दिया है मोटा, पूरे दरवाजे खिड़कियों पर। नेक्स्ट है पतला, आधे दरवाजे खिड़कियों पर, या फिर पतला पूरे दरवाजे खिड़कियों पर, या किसी भी तरह का नहीं। अगर आप कर्टेन का यूज अपने घर में कर रहे हैं तो वो होना चाहिए, हमेशा मोटा होना चाहिए और पूरे दरवाजे और खिड़कियों पे आना चाहिए। तभी उस कर्टेन पर्दा लगाने का जो पर्पस है वो सॉल्व होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, समय व्यवस्थापन की योजना के सफल होने से जो हमारा ये टाइम मैनेजमेंट होता है, इसकी जो योजना हमने बनाई है, इसके सफल होने से क्या होता है? क्या संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य की प्राप्ति होती है? क्या परिवार के सदस्य मानसिक रूप से संतुष्ट होते हैं? क्या संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य एवं मानसिक संतुष्टि दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों, ये जो टाइम मैनेजमेंट होता है इसकी जो हम प्लानिंग करते हैं वो किस लिए करते हैं? कि संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य एवं मानसिक संतुष्टि दोनों प्राप्त हो जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन, किस उपकरण में तैयार खाद्य पदार्थों को वायुमंडल के ताप से क्या है, कम ताप पर खराब होने से बचाया जाता है? कौन सा ऐसा उपकरण है जिसमें हम खाद्य पदार्थों को वायुमंडल के ताप से कम ताप पर खराब होने से बचाते हैं? तो ये जो उपकरण होता है हमारा कौन सा होता है? रेफ्रिजरेटर होता है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, अपने परिवार, समाज, राष्ट्र हित हेतु अपने क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग कर मानव जाति का कल्याण कर सकता है। कौन कर सकता है? अपने परिवार, समाज, राष्ट्रीय हित हेतु अपनी क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग करके क्या करता है? मानव जाति का कल्याण कर सके। वो कौन होता है? क्या एक कुपोषित व्यक्ति होता है? कुपोषित व्यक्ति तो वैसे भी नहीं कर सकता। क्या सुपोषित व्यक्ति होता है? और क्या स्वस्थ व्यक्ति होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक जो स्वस्थ व्यक्ति है, एक जो हेल्दी व्यक्ति है, जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है, वो अपने परिवार, समाज, राष्ट्र हेतु अपनी क्षमताओं का उपयोग करके अपनी मानव जाति का कल्याण कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, एक स्वस्थ व्यक्ति। नेक्स्ट है, विभिन्न स्वयंपेशी संस्थाएं सामुदायिक स्वास्थ्य उत्थान हेतु कौन कौन कार्यरत हैं? ठीक है, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं हैं सामुदायिक स्वास्थ्य उत्थान हेतु कौन कौन कार्यरत हैं? भारतीय रेड क्रॉस समाज, भारत सेवक समाज, सॉरी। नेक्स्ट है कस्तूरबा मेमोरियल फंड एवं हिंद कुष्ठ निवारण। अगला है भारतीय बाल कल्याण परिषद एवं अखिल भारतीय नेत्रहीनता उन्मूलन समाज, या फिर इनमें से सभी? बच्चों, अगर हम यहाँ स्वयं सेवी संस्थाएं सामुदायिक स्वास्थ्य उत्थान हेतु कार्यरत की बात करें तो कौन कौन इसमें कार्य कर रहे हैं? हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो भी काम कर रही है, कस्तूरबा मेमोरियल फंड भी काम कर रहा है, भारतीय बाल कल्याण परिषद, अखिल भारतीय नेत्रहीनता उन्मूलन भी इसमें सहयोग प्रदान कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, ये तीनों ही इस सामुदायिक संस्था में कार्यरत है जो सहयोग प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण के अजैविक घटक है। कौन से हैं अजैविक घटक? देखो, जो ये पर्यावरण होता है, एक तो हमारे जैविक घटक,
जैविक घटक, दूसरा अजैविक घटक से मिलकर बना है। ठीक है, अब जैविक जो घटक होते हैं, जैविक घटक में हमारे कौन आता है? पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, और अजैविक में हमारे आते हैं वायु, जल, स्थल, ये सभी जो होते हैं हमारे अजैविक घटक होते हैं। तो वायु पर्यावरण जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसके अजैविक घटक कौन से होते हैं? क्या आसपास की वायु होती है, जल होते हैं, स्थल होते हैं? तो ये सभी जो होते हैं हमारे अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है, वातावरण में कौन सी गैस मुक्त अवस्था में स्वपोषियों के विकास के कारण होती है? ये जो गैस होती है, ये रक्त परिवहन में भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये कौन सी होती है? ये होती है ऑक्सीजन। कितने परसेंट पाई जाती है? 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? 78% क्या है? नाइट्रोजन पाया जाता है। या हमसे मुक्त अवस्था में जो स्वपोषियों के विकास के लिए सहायक होती है, ये होती है हमारी ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, ओजोन के स्तर किसके हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करते हैं? ये जो ओजोन का स्तर होता है, ये हमारा समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, समताप मंडल में पाया जाता है। साथ ही साथ क्या होता है, पूछा है किसके हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है? तो ये सूर्य से जो निकलने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनको अवशोषित कर लेता है और पृथ्वी पर जाने से रोकता है। तो ये किससे हमारे को बचाता है? पराबैंगनी किरणें जो होती है, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, ये ओजोन परत हमें उनसे बचाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई थी? क्या पूछा है? पृथ्वी पर जो जीवों की उत्पत्ति हुई थी वो कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो वो 4 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है, प्लास्टिक किस प्रकार का अपशिष्ट है? देखो, ये जो प्लास्टिक होता है इसको बैन कर दिया गया है, क्योंकि अगर ये मिट्टी में भी मिल जाए तो क्या होता है, ये घुलता नहीं है। ठीक है, ऐसे के ऐसे ही रहता है। तो ये हमारा एक नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कंटेंट है वो होता है। तो ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं हमारे? प्लास्टिक किस प्रकार का अपशिष्ट है? क्या जैव निम्नीकरण है? जैव निम्नी अजैव, एक हो जाएगा जैव निम्नीकरण, एक है अजैव निम्नीकरण, एक है वायु प्रदूषक और ये जल प्रदूषक। तो ये जो प्लास्टिक होता है ये हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ये हमारा अजैव तथा निम्नीकरण के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट है, वैसे विष जो बिना अंगों को जलाए ही विषाक्त लक्षण उत्पन्न करते हैं, जैसे तूतिया, वो क्या कहलाते हैं? ऐसे विष जो बिना जलाए ही विषाक्त भयंकर विष जैसे लक्षण उत्पन्न करते हैं, वो तूतिया होते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? वो आपेक्षिक विष कहलाते हैं, या उदाहक विष कहलाते हैं, उत्तेजक कहलाते हैं, प्रलापक कहलाते हैं। तो ये जो होते हैं हमारे उदाहक विष कहलाते हैं। अगर व्यक्ति इनका सेवन कर ले तो उसका जीवन भी जो है क्या है, जोखिम में आ जाता है। और इसे तूतिए को नीला थोता भी कहते हैं। नीला थोता जो है ये तूतिया का ही नाम है। नीला तोता जो होता है ये तूतिया ही होता है, ये एक उदाहक विष होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कार्बोलिक अम्ल का पान करने पर रोगी को निम्नलिखित में से क्या कराना चाहिए? कोई कार्बोलिक एसिड है जिसका रोगी ने सेवन कर लिया है, तो उस कंडीशन में रोगी को क्या कराना चाहिए? वमन नहीं कराना चाहिए, चूने के पानी अंडे की सफेदी पिलाना चाहिए, वमन कराकर उसे चूने का पानी पिलाना चाहिए, या केवल घी पिलाना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो आप याद रखेंगे, अगर किसी व्यक्ति ने कार्बोलिक एसिड का सेवन कर लिया है तो सबसे पहले तो आप उसे वॉमिट करने से रोकें, साथ ही साथ चूने का पानी, अंडे की सफेदी वाला पानी पिलाएं, जिससे उसकी विषाक्त जो है वो कम हो जाए थोड़ी सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है,
रेडियस अल्नर अस्थियां भंग होने पर उसे अस्थिर होने के लिए प्रयोग करना चाहिए। ये जो रेडियस अल्नर अस्थि जो हमारी हड्डी टूट जाती है, अगर जब तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, खपच्चियां बांध देना चाहिए। ठीक है, जहां जिस भी अंग की हमारी हड्डी टूट गई है वहां पे आप खपच्ची बांध दो, उस हड्डी को थोड़ा सहारा मिल जाए और उस पर किसी भी प्रकार का दबाव न पड़े। इसका राइट आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट है मानसिक विकास होता है। जो ये हमारा मेंटल डेवलपमेंट है, ये क्या होता है? क्या ये नियमित क्रमबद्ध रूप से होता है, क्या फिर ये अनियमित क्रमबद्ध रूप से होता है, ये अनियमित अव्यवस्थित रूप से होता है, किसी भी तरह से होता है? तो हमारा ये जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, ये हमारा नियमित और क्रमबद्ध रूप से होता है। नेक्स्ट है किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण सीखता है? तो हम याद रखेंगे क्या है, बच्चा है वो अपने घर वालों के अनुकरण द्वारा बातों को सीख रहा है। तो वो हमारी शैशव अवस्था होती है, 3 से लेके 6 वर्ष की होती है। इसमें व्यक्ति क्या होता है, ज्यादातर चीजें अपने परिवार के द्वारा सीखता है, अपने वातावरण से क्या करता है, वो अनुकूलन स्टार्ट करता है, और इसे क्या कहा जाता है, सीखने की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये इसका राइट आंसर हो गया फर्स्ट। आगे की जो क्वेश्चन है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। इस तरह से हम अपने 125 प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसको कंप्लीट करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।